तो मैं ये सोच रहा था कि आप जो कविताएं हैं केदारनाथ सिंह की, जिनकी कविताओं को पढ़ना है वो ढूंढेंगे। उसमें एक बाघ जो है वो एक लंबी कविता है, तो बाघ पे मैं कल चर्चा करूंगा क्योंकि वो 20-21 कविताओं का ये है। 20-21 कविताओं की श्रृंखला है वो, तो उस पर कल बाघ पर हम बात करेंगे। बाकी वो टूटा हुआ ट्रक है एक कविता, एक है बैल, और एक कोई एक कविता है बनारस। ये आप ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा, उसको मैं कहीं से अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँ। अच्छा ठीक है, मैं किसी दो, मेरे पास ये सारा संग्रह था, पता नहीं ये शिफ्टिंग के चक्कर में मैंने वो रेंट चेंज किया है, तो इसमें मेरी किताबें मुझे ही नहीं मिल रही हैं। तो खैर, तो मैं ये सोच रहा था कि पहले मैं आपको केदारनाथ सिंह की कुछ कविताएं सुनाता हूँ, और सुनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो मैं सुनाने के बाद या आप समझने लगेंगे कि मतलब जो भी है, पहले कवि की कुछ कविताओं को तो पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, इनकी कविताओं से आप वाकिफ रहते हैं, मतलब कभी न कभी उनकी कविताओं से आपको गुजरना पड़ा है। तो बिल्कुल ये लास्ट संग्रह है, अंतिम संग्रह था केदारनाथ सिंह का, ये शायद 2014 में आया था। तो आप ये समझिए कि हाँ 2014 में आया था, और 1934 में जन्म हुआ था केदारनाथ सिंह का। तो 2034 से 1934, तो 34 के बाद 2004, तो आप समझ रहे हैं कि 70 साल मतलब गुजर चुका है। तो ये जिस कवि का संग्रह है, ये 70 साल के कवि का संग्रह है, मतलब वो बिल्कुल अपने अंतिम एज में, उसके 4 साल बाद 74 साल की उम्र उनका देहांत। तो एक मैं कविताएं उनकी 3-4 कविताएं आपको सुनाऊंगा। पहली कविता है कपास के फूल। ये हाँ, वे देवता को पसंद नहीं, लेकिन आश्चर्य इस पर नहीं। आश्चर्य तो ये है कि कवि गण भी लिखते नहीं कविता कपास के फूल पर। प्रेमी जन भेंट में देते नहीं उसे कभी एक दूसरे को, जबकि वह है कि नंगा होने से बचाता है सब। और सुतर गया मौसम तो भूख और प्यास से भी बचाता है वह। ईश्वर को तो ठंड लगती नहीं, वैसे नंगा होना भी वहां उतना ही सहज है, उतना ही दिव्य। इसलिए इतना तय है कि ठंड के विरुद्ध आदमी ने ही खोजा होगा पृथ्वी पर पहला कपास का फूल। पर पहला झिंगोला कब पहना उसने, पहले तागे से पहले सुई की कब हुई थी भेंट। यह भूल गई है हमारी भाषा, जैसे अपनी कमीज पहनकर भूल जाते हैं हम अपने दर्जी का नाम। पर क्या कभी सोचा है आपने, वह जो आपकी कमीज है किसी खेत में खिला एक कपास का फूल है जिसे पहन रखा है आपने। जब फुर्सत मिले तो कृपया एक बार इस पर सोचे जरूर कि इस पूरी कहानी में सूत से सुई तक का सब कुछ है, पर वह कहाँ गया जो इसका शीर्षक था, कपास का फूल। तो ये एक कविता है। दूसरी जो कविता है मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, यह है देवनागरी। हम जानते हैं हमारी भाषा की लिपि है देवनागरी। यह जो सीधी सी सरल सी अपनी लिपि है देवनागरी, इतनी सरल है कि भूल गई है अपना सारा अतीत। पर मेरा ख्याल है का किसी कुल्हाड़ी से पहले नहीं आया था दुनिया में। च पैदा हुआ होगा किसी शिशु के गाल पर माँ के चुंबन से। ट या ठ तो इतने दमदार हैं कि फूट पड़े होंगे किसी पत्थर को फोड़कर। न एक स्थायी प्रतिरोध है हर अन्याय का। म एक पशु के रंभाने की आवाज जो किसी कंठ से छनकर बन गई होगी माँ। सा के संगीत में संभव है एक हल्की सी सिसकी सुनाई पड़े तुम्हें। हो सकता है एक खड़ी पाई के नीचे किसी लिखते हुए हाथ की तकलीफ दबी हो। कभी देखना ध्यान से किसी अक्षर में झांक कर,
वहां रोशनाई के तल में एक जरा सी रोशनी तुम्हें हमेशा दिखाई पड़ेगी। यह मेरे लोगों का उल्लास है जो ढल गया है मात्राओं में, अनुस्वार में उतर आया है कोई कंठा अवरोध। पर कौन कह सकता है इसके अंतिम वर्ण ह में कितनी हंसी है, कितनी हाहाकार। और दो कविताएं सुना रहा हूं, तो दो नहीं तीन, छोटी छोटी है। जैसे दिया सिराया जाता है, जैसे दिया पानी में बहाया जाता है, जैसे दिया सिराया जाता है, कल माँ को सिरा आया भागीरथी में। कई दिनों से गंगा नहाने की कर रही थी जिद, सो कल भरी दोपहरी में जब सो रहा था सारा शहर कलकत्ता, मैंने उसे हथेलियों पर उठाया और बहा दिया लहरों पर। जब वह बहती हुई चली गई दूर तो ध्यान आया, हाय ये मैंने क्या किया। उसके पास तो न वीजा है न पासपोर्ट, जाने कितना गहरा अथाह जलमार्ग हो, जल के कस्टम के जाने कितने पचड़े। कुछ देर इस उम्मीद में शायद कुछ दिख जाए, खड़ा खड़ा देखता रहा जल के भीतर की वह गहरी अंधेरी जाम लगी सड़क। और जब कुछ नहीं दिखा तो मैंने भागीरथी से कहा, माँ, माँ का ख्याल रखना, उसे सिर्फ भोजपुरी आती है। ये है एक सेकंड लास्ट कविता है, देश और घर। हिंदी मेरा देश है, भोजपुरी मेरा घर। घर से निकलता हूँ तो चला जाता हूँ देश में, देश से छुट्टी मिलती है तो लौट आता हूँ घर। इस आवाजाही में कई बार घर में चला आता है देश, देश में कई बार छूट जाता है घर। मैं दोनों को प्यार करता हूँ और देखिए ना मेरी मुश्किल, पिछले 60 बरसों से दोनों में दोनों को खोज रहा। और ये अंतिम कविता जो इस संग्रह की भी अंतिम है, जाऊंगा कहाँ। जाऊंगा कहाँ, रहूंगा यहीं, किसी किवाड़ पर हाथ के निशान की तरह पड़ा रहूंगा, किसी पुराने ताखे या संदूक की गंध में छिपा रहूंगा मैं, दबा रहूंगा किसी रजिस्टर में अपने अस्थाई पते के अक्षरों के नीचे। या बन सका तो ऊंची ढाला या बन सका तो ऊंची ढलानों पर नमक धोते खच्चरों की घंटी बन जाऊंगा, या फिर मांझी के पुल की कोई कील। जाऊंगा कहाँ, देखना रहेगा सब जस का तस, सिर्फ मेरी दिनचर्या बदल जाएगी। सांझ को जब लौटेंगे पक्षी लौट आऊंगा मैं भी, सुबह जब उड़ेंगे उड़ जाऊंगा उनके संग। तो ये केदारनाथ सिंह की कुछ कविताएं हैं। इन कविताओं से इतना तो आपको पता चला होगा कि इनकी भाषा वैसी है जो बिल्कुल आपके समझ में आती, और मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं है। ऐसे विषयों को उठाया गया है जो बिल्कुल हमारे आसपास का है। कवि के कहने का जो ढंग है वो भी आपको दूसरे कवियों की तुलना में थोड़ा अलग दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये जो केदारनाथ सिंह की जो है यही खासियत है कि वो बिल्कुल सहज तरीके से वो ऐसे विषयों को उठाते हैं जिसके बारे में आप कभी सोचते भी नहीं हैं। जैसे उनकी एक कविता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कविता का शीर्षक ये, फर्क नहीं पड़ता। जहां लिखा है सड़क वहां लिख दो प्यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे समय का मुहावरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का अर्थ ये है कि जब आप प्यार कहते हैं तो आपको सही सही समझ में आना चाहिए कि प्यार का मतलब क्या है। प्यार का मतलब बराबरी है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सहभागिता, बराबरी, जो भी आप कह लीजिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो उस प्यार के प्यार होने में कोई फर्क नहीं है। वो सड़क के बराबर है। सड़क पे क्या है, सड़क पे उसका चलता है जो जितना जोरदार है, जिसकी जितनी ताकत है सड़क उसकी है। सड़क पे कोई न्याय नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है। तो ये जो फर्क नहीं पड़ना, वो कहते हैं कि मेरे समय का मुहावरा है। तो अगर लोगों से आप किसी भी विषय पर बात करें तो वो यही कहते हैं, या क्या फर्क पड़ता है,
कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो है हमारे समय का मुहावरा नहीं बल्कि हमारे समय की सबसे बड़ी समस्या है। और ये केदारनाथ सिंह के देखने की का तरीका है। उनकी एक 4 लाइन की कविता है और उस कविता ने फिर हिंदी कविता का मुहावरा ही लगभग बदल दिया। मतलब हिंदी कविता में फिर उस तरह की कोई कविता मतलब दोबारा नहीं हो पाई। वो 4 लाइन की कविता है। वो ऐसे है कि मैं जा रही हूँ उसने कहा, जाओ मैंने उत्तर दिया, यह जानते हुए भी कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। इतनी ही कविता है। तो जाना को इस कविता ने जितना खौफनाक बना दिया, उससे पहले जाना की जो पीड़ा थी वो हम महसूस तो करते थे, पर कविता में इस तरह से पहले उतर कर नहीं आई थी। और यही सबसे बड़ी बात है केदारनाथ सिंह की। जैसे मैंने आपसे कहा कि जहां लिखा सड़क वहां लिख दो प्यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की कविता या फिर जाना जैसी कविता, ये केदारनाथ सिंह की मतलब सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि कई कविताएं जो हैं वो हमें याद रह जाती हैं। ये आधुनिक काल के बहुत कम कवियों के साथ संभव हो पाया, समकालीन कई कवियों के साथ सबसे कम हो पाया कि हमें उसकी उनकी कविताएं याद रह जाती हैं। ये सबसे बड़ी बात है। केदारनाथ सिंह की हमेशा चिंता थी कि हिंदी कविता जो है अब लोगों को याद नहीं रहती, शायद छंद की कमी की वजह से या किसी और वजह से। वो लगातार ये कहते थे कि पाठक नहीं है, लोग पढ़ नहीं रहे हैं। ये उनकी लगातार ये चिंता लगी रहती थी और इस पर वो लगातार अपने बाद के उम्र के आखिरी पड़ाव में हमेशा बोलते रहे और ये समझने की कोशिश करते रहे कि कैसे हिंदी कविता को जनता तक या आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है। शुरुआत जो है केदारनाथ सिंह ने जो है वो गीतों से की। वो पहले गीत लिखते थे, मतलब जैसे फिल्मों के गीत होते हैं वैसे ही कविताएं भी होती है। फिल्मों के गीत की तरह नहीं बल्कि गीत, वो भी एक गीत है। और फिर कविताएं भी लिखी जाती थी। पर बाद में उन्होंने गीत लिखना बंद कर दिया। उसका कारण पूछने पर उन्होंने ये कहा कि गीत में जो पहली पंक्ति है वह तानाशाह की तरह बर्ताव करती है। मतलब अगर कोई फिल्म का भी अगर गाना आप सुने तो वो पंक्ति जो है वो बार बार आती है। मतलब एक बार आई, फिर स्ट्रेंजा खत्म हुआ, फिर वापस वो पंक्ति आती है, यानी वो डोमिनेट करती है, डिक्टेट करती है। इसके जगह पर उनको गजल ज्यादा पसंद था, क्योंकि गजल में हर शेर जो है वो अपनी एक स्वतंत्र इकाई रखती है, अपना एक स्वतंत्र एक महत्व उसका होता है। तो फिर बाद में इन्होंने गीत लिखना छोड़ दिया और कविताएं लिखने लगे। और ये कविताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कहीं कहीं छंद भी है और लय। एक कविता, आप पूरी कविता सुनते जाएंगे तो उसमें एक लय है जो आपको बांधे रखती है, मतलब वो लय कहीं छूटती नहीं। यह पूछे जाने पर केदारनाथ सिंह से कि उनकी वो कविताओं लिखने की प्रेरणा उन्हें कैसे मिली, वो हाँ यही कि कविता लिखने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली। तो उन्होंने कहा कि ये प्रेरणा जो है उनको अपने गांव से मिली। और उनका गांव जो है वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। चकिया नामक गांव है, वारुणी नदी के किनारे है और गंगा से बहुत दूर भी नहीं है। और वहाँ उनके पिता जो हैं किसान थे। और इस बात को स्वीकार किया है केदारनाथ सिंह ने कि उनका जीवन जो है अभाव वगैरह में नहीं बीता, बहुत ज्यादा संघर्ष उनको अपने जीवन में नहीं करना पड़ा। तो पिता खेती करते थे। और तो केदारनाथ सिंह ने यह बताया कि उनकी कविता की जो प्रेरणा है वो जो उनके यहाँ की प्रकृति है और जो लोकगीत है, जो लगातार मतलब हर वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो गाते रहते थे। तो वो कहते हैं कि ये दोनों की प्रेरणा से उनको कविता लिखने की एक प्रेरणा मिली। तो प्रकृति में वो कहते हैं कि वो प्रकृति भी जो जंगल वाली प्रकृति है, जंगल पहाड़ वाली, और दूसरी वो भी जो बिल्कुल पौधे निकलते हैं, मतलब बीज बोया जाता है और पैदा किया जाता है। और वो कहते हैं कि आप उन पौधों को देखिए, जब वो निकलते हैं तो वो कितने सुंदर होते हैं। और मतलब एक तरह से एक विद्रोह भी होता है कि पूरा जमीन को फाड़ करके वो निकल रहा है। और दूसरा ये कि वो कितना सुंदर दिखता है, हवा चलने पर वो कैसे हिलती है। ये सब एकदम एक बारीक जो एक देखने की एक कला है,
वो अगर आप थोड़े से संवेदनशील होंगे तो इन सब चीजों पर गौर करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि महिलाएं जो खेती का काम करती थी वो गाती रहती थी, और या फिर अलग अलग मल्लाहों का एक अलग गीत होता था, हर वर्ग का, हर काम करने वाले लोगों का अलग गीत था, तो हर समुदाय के अपने गीत होते हैं। तो कहते हैं कि ये जो लोकगीत है और ये जो प्रकृति है वो उनकी कविता लिखने की प्रेरणा है, वहां से उन्होंने ये प्रेरणा प्राप्त की। और ये जो उनका गांव से लगाव था, आप ये देखें जो कविता मैंने आपको पढ़कर सुनाई कि हिंदी मेरा देश है और भोजपुरी मेरा घर, और दोनों में मेरा आना जाना लगा रहता है, तो ये कभी खत्म नहीं हुआ। इसीलिए केदारनाथ सिंह की कविताओं में आप देखेंगे कि गांव और शहर के बीच में एक लगातार एक आवाजाही है। आवाजाही मतलब आना जाना है, एक संबंध है। वो पैदा चकिया में हुए, थोड़े दिन बलिया में पढ़ा, और उसके बाद फिर सारी पढ़ाई बनारस से हुई, और फिर वहीं पंडरौना एक जगह है यूपी में, वहाँ एक कॉलेज में पढ़ाते थे, और फिर वहां से सीधे जेएनयू चले गए। तो वो कहते थे कि बनारस मेरा प्रिय शहर है, रहना तो वही था, पर मैं दिल्ली चला आया। और फिर गांव भी उनका कभी नहीं छूटा, गांव में भी वो लगातार उनका आना जाना रहा। और उनकी कविताओं में भी आप देखेंगे कि लगातार उनके गांव का जो माझी का पुल है वो आता है, किसान है वो आते हैं, उनके गांव के लोग आते हैं। इसीलिए ये जो उनका अंतिम संग्रह था सृष्टि पर पहरा, उसको जो जो समर्पण होता है किताब का, वो समर्पण जो उन्होंने किया उसमें लिखा कि अपने गांव के लोगों के लिए जिन तक यह किताब कभी नहीं पहुंची। मतलब एक तरह से वो जिनके बारे में लिख रहे हैं एक, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये सब लिखना उतना व्यर्थ है, जिनके बारे में लिखा जा रहा है उन तक तो ये कविता पहुंचेगी ही नहीं। तो ये जो चिंता थी कवि की, वो उनको दूसरे कवियों से बिल्कुल अलग करती थी। और जो वो कहते थे कि शहरों की कुछ अच्छी बातें जो है वो गांव तो पहुंच जाती हैं, पर गांव की बहुत सारी अच्छी बातें जो है वो शहर नहीं आ पाती। तो इसलिए संवाद जो है बिल्कुल एक तरफा है, कि गांव और शहर के बीच में कोई इस तरह का संवाद जो दोनों तरफ का होना चाहिए वो है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर वो देखते थे, और ये चिंताएं उनकी कविताओं में खूब दिखाई पड़ता है। तो दूसरी बात वो ये कहते थे कि आप देखेंगे केदारनाथ सिंह की कविता में उनकी किताब भी है हिंदी कविता में, बिंब विधान। तो वो बिंब यानी इमेज, यानी चित्र। आप कविता को जब देखें, उनकी कविताओं को आप जब पढ़ेंगे तो आपके सामने एक चित्र बनता चलता है। तो ये जो इमेज है इसको हिंदी में बिंब कहते हैं, मतलब काव्यात्मक भाषा में। तो ये जो बिंब विधान है उनकी कविताओं की सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी पहली पहल जो कविताएं प्रकाशित हुई वो तीसरा सप्तक में छपी थी। ये तीसरा सप्तक है, किताब है जो अज्ञे ने संपादित की थी। आप जानते हैं कि तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, और फिर तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तो पहले पहल केदारनाथ सिंह की कविताओं का प्रकाशन जो है वो तार सप्तक में हुआ, और फिर इसी साल उनका पहला संग्रह भी आया। 1960 में ही उनका संग्रह छपकर आया, अभी बिल्कुल अभी। तो इसमें वो कहते हैं कि मतलब ये स्वीकार करते हैं कि केदारनाथ सिंह की बिंब जो है वो कविताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर आपकी कविताओं में बिंब नहीं है, यानी इमेज नहीं बनते हैं, आपकी कविताओं को पढ़ते हुए पढ़ने वाले के दिमाग में कोई चित्र नहीं बनता है, तो वो मानते थे कि वो कविता जो है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए वो कहते थे कि एक आधुनिक कवि की श्रेष्ठता जो है इस बात से पता चलता है कि वह कितने बिंबों की रचना करता है, और उस कवि की आधुनिकता भी उसके बिंबों में ही प्रकट होती है। जैसे टूटा हुआ ट्रक, अगर आपकी जो कविता है अगर आपने पढ़ी हो या आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो टूटा हुआ ट्रक में से जब वो घास निकलने लगता है, वो टूट गया, वो किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर वहां से उसके स्टीयरिंग के पास से एक लत निकलने लगती है, पहिए के पास से घास उगाता है। तो बिल्कुल एक ये नए तरीके का जो अप्रोच है, और आपके दिमाग में भी एक चित्र बनाता है। पहले तो टूटा हुआ ट्रक आप पढ़ेंगे तो ही आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है। तो इसलिए केदारनाथ सिंह ये कहते थे कि मैं भी अगर किसी कविता को पढ़ता हूँ या मैं किसी कविता के पास जाता हूँ तो पहले मैं उस कविता को देखता हूँ। वो कहते हैं अगर मैं रविंद्रनाथ की भी कविता पढ़ता हूँ या किसी भी कवि की कविता पढ़ता हूँ तो पहले मैं उसको देखता हूँ, सुनता बाद में, और फिर सूंघता छूता बाद में, वो जो भी उसके बाद की प्रक्रिया है। तो कहते हैं पहले मेरी आंखें सुनती हैं, कान बाद में सुनते हैं।
और वो कहते हैं कि ये सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया होती है, सब लोग अपने अपने तरीके से, जैसे बच्चे बच्चे सबसे पहले ध्वनि सुनते हैं, पहले वो आवाज की तरफ आकर्षित होते हैं। तो हर इंसान का अपना देखने का तरीका होता है कि बहुत सारे लोग जब कहानियां सुनाते हैं तो बिल्कुल एक चित्र जो है हमारे आंख के सामने खड़ा कर देते हैं, और वो तभी कर पाते हैं जब उनके दिमाग में भी वो चित्र मौजूद है, वो भी एक इमेज अपने दिमाग में रच रहे होते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो ये संभव ही नहीं है कि वो जो जिस इमेज को वो आपके सामने रचना चाह रहे हैं, जिस चित्र को उपस्थित करना चाह रहे हैं, या जो दृश्य आपके सामने लाना चाहते हैं, वो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए वो और लय को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। लय मतलब एक रिदम होता है, आप पूरे केदारनाथ सिंह की कविता में देखेंगे कि एक रिदम जो है। हाँ, ये बात मैंने भी है कि कविता में लिखता हूँ मगर पढ़ने वाला पे डिपेंड कर, जिस लय में वो पढ़ता है वो कविता उसकी हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, ये होता ही है। ऐसे भी ये माना जाता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, ये माना जाता है कि एक बार जब कवि कविता लिख लेता है तो उसके बाद से कविता उससे अलग हो जाती है। तो एक कविता का एक ही अर्थ जो है दो व्यक्ति नहीं कर सकते। आप अगर किसी कविता को पढ़ती हैं और मैं उसी कविता को पढ़ता हूँ, तो हम दोनों बिल्कुल अपना अपना अर्थ करते हैं। जैसे हम किसी गीत को सुनते हुए भी हम अपना अपना अर्थ करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कविता एक बार लिख लेने के बाद एक तो वो कवि से अलग हो जाती है, और दूसरा ये सही बात है कि पढ़ने वाला अपने लय से पढ़ता है, उसके पढ़ने का अपना तरीका होता है। और लय में ये होता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, मतलब अगर तो वो उस लय से भी कविता का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। तो ये केदारनाथ सिंह की बिल्कुल एकदम मान्यता थी, इसलिए वो ये कहते हैं कि लय के आविष्कार के द्वारा वह मानवीय संवेदना को व्यापक बनाता है और नवीन बिंबों के परिचय से हमारी इंद्रिय चेतना को बृहत्तर यथार्थ के साथ संपृक्त करता है। भाषा थोड़ी मुश्किल है, मेरे कहने का अर्थ यही है कि लय जो है वो आपकी संवेदना को व्यापक बनाता है। आप एक लय में ढलते चले जाते हैं, कविता के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। और अगर नया बिंब बन रहा है, पुराने बिंब नहीं, हमेशा यही है कि किसी के मुख को कहना है तो चांद के समान कह दो, तो ये पुराने बिंबों से नया कभी काम नहीं चला सकता। ये बात अगेय भी कह रहे थे जब तार सप्तक की भूमिका में कह रहे थे शायद, या अगेय की कविता ही है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो नए बिंबों का सृजन कवि क्योंकि समाज जैसे जैसे बदलता है, ये केदारनाथ सिंह ये कहते थे कि मैं 20वीं सदी का कवि हूँ, अब ये 21वीं सदी चल रही है, तो 21वीं सदी को 20वीं सदी से अलग होना है। समाज अलग होगा, उसके सोचने का ढंग, उसके अनुभव अलग होंगे, तो कविता भी बदलेगी, उसके बिंब भी बदलेंगे। हम उसी बिंब से अब काम नहीं चला सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे शब्द आ गए हैं जो इससे पहले कभी नहीं थे, और ये समय के साथ बदलने के साथ हुआ है। और ये कहने से हमारे मन में मतलब एक चित्र बनता है, मतलब जो भी इस बदलते समय के साथ हमारे पास मौजूद है, जो समाज मौजूद है, जिस तरह के ये में हम रहते हैं, जैसे लॉकडाउन शब्द हमने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया है ना। अब लॉकडाउन कहने का अर्थ से आपके दिमाग में एक इमेज भी बनता है और एक पूरी बात जो है वो आपके सामने चली आती है। हैंग होना, मोबाइल का हैंग होना या सिस्टम का हैंग होना, इस तरह की कई सारी बातें हैं, है ना। या फोन को लेकर के भी बहुत सारे ऐसे शब्द आ गए हैं जो हमारे जीवन में लगातार प्रयुक्त होते हैं, हम उसका यूज करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एक सफल, वो कहते थे केदारनाथ सिंह कि एक सफल कविता का जन्म जो है वो मानव जाति के का जो अब तक का हमने यथार्थ सच्चाई, जिस सच्चाई से हम परिचित हैं, उसको और संपन्न बनाता है। अगर कोई अच्छी कविता, कोई सफल कविता वही जो जिस सच्चाई को या जिस यथार्थ को अब तक जो ज्ञात यथार्थ है उसको और संपन्न बनाता है। उसी तरह से एक सफल बिंब जो है वह काव्य को, कविता को अपने की पहले की कविता से संपन्न बनाता है, अगर वो बिंब नया है तो इसीलिए आप देखेंगे कि केदारनाथ सिंह की कविताओं में लगातार मतलब नए नए बिंबों का प्रयोग आपको दिखाई पड़ेगा जब आप उनकी रचना संसार से गुजरेंगे। जैसे बाघ ही जो है वो एक अलग तरह का प्रतीक है या बिंब है, जो बाघ जो करता है, जैसे समय कैसा भी हो, कुछ पंक्ति है कि कभी भी आ सकता है बाघ, चाहे समय कैसा भी हो, किसी भी तरह का समय हो, तो आपके सामने एक इमेज की पूरी रचना होती है।
और केदारनाथ सिंह का पहला जो संग्रह था वो 1960 में आया, और दूसरा संग्रह जो है मतलब 60 में जो संग्रह आया वो संग्रह था अभी बिल्कुल अभी, और 80 में फिर उनका दूसरा संग्रह आता है जमीन पक रही है। तो ये जो 2 बार ये 20 साल का अंतराल है, मतलब ये सबसे बड़ा अंतराल है। इतना अंतराल जो है किसी कवि के रचना में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि एक संग्रह जो है वो 60 में आया और फिर दूसरा संग्रह जो है वो 80 में आ रहा है। तो 20 साल तक केदारनाथ सिंह की कविताएं नहीं छपी, कोई संग्रह नहीं आया, बिल्कुल वो चुप्पी साधे रहे। और बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, कि क्या हुआ, केदारनाथ सिंह ने 20 साल तक क्यों नहीं ये लिखा। तो बाद में लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो 60 से 80 का समय था ये बहुत अफरा तफरी वाला समय था, समाज में तमाम तरह के परिवर्तन हो रहे थे, और बहुत करीब से केदारनाथ सिंह जो हैं वो इन सारे हलचलों को, समाज के परिवर्तनों को देख रहे थे, और इसलिए वो इस बीच चुप रहे। लेकिन जब उनकी कविता आई जमीन पक रही है तब लगा कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि केदारनाथ सिंह चूक गए हैं। बहुत सारे लोग ये मानने लगे थे कि अब केदारनाथ सिंह शायद कविता नहीं लिखेंगे, पर ऐसा नहीं था। एक सजग कवि जो है उसकी चुप्पी भी बहुत बार बहुत कुछ कहती है। हमेशा बोलना ही जो है वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं होता है। तो ये उसके बाद जो बहुत सारी उनकी कविताएं आई, नूर मियाँ जैसे एक कविता थी जिसमें नूर मियाँ पाकिस्तान चले गए और यहीं पर थे, और लोगों ने किसी ने नहीं पूछा। तो ऐसी बिल्कुल नई नई संवेदनाओं की कवि थी। जैसे कविता है नूर मियाँ का, एक अंश है कि तुम्हें याद है मदरसा, इमली का पेड़, इमाम बाड़ा, तुम्हें याद है शुरू से आखिर तक 19 का पहाड़ा। क्या तुम अपनी भूली हुई स्लेट पर जोड़ घटाकर यह निकाल सकते हो कि एक दिन अचानक तुम्हारी बस्ती को छोड़कर क्यों चले गए थे नूर मियाँ। तो ये जो सवाल है, या इस तरह से जो केदारनाथ सिंह अपनी कविताओं के साथ आते हैं, तो ये बिल्कुल मतलब हमको झिझोड़ कर रख देते हैं कि ठीक है, तुमको सबसे कठिन काम क्या लगता है, 19 का पहाड़ा याद करना, पर क्या तुम ये बता सकते हो कि मतलब तुम अपने स्लेट पर जोड़ घटा के हिसाब करके बता सकते हो कि जो नूर मियाँ इसी गांव के थे, जिनको हम इतना स्नेह था, इतना लगाव था इस गांव से, वो क्यों चले गए। क्या हमने कभी पूछा, हमने जानने की कोशिश की? तो फिर अगर जोड़ घटा रहे हो तो फिर क्या फायदा है इन सब चीजों का। अगर इनके बिंब, काव्य बिंब को देखना हो तो उनकी एक कविता है, उसका एक अंश है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ कि उठो मेरे सोए हुए धागों, उठो उठो मेरी सुबह के धागों, उठो मेरी शाम के धागों, उठो उठो कि ताना कहीं फंस रहा है, उठो कि भरनी में पड़ गई है गांठ, उठो झाड़न में, मोजों में, टाट में, दरियों में दबे हुए टाट में, दरियों में दबे हुए धागों, उठो उठो कि कहीं कुछ गलत हो गया है, उठो कि इस दुनिया का सारा कपड़ा फिर से बुनना होगा, उठो मेरे टूटे हुए धागों और मेरे उलझे हुए धागों, उठो उठो कि बुनने का समय हो रहा है। तो मतलब भाषा के वो मात, ये सिर्फ धागे से तो कहा नहीं जा रहा है, ये तो कहा लोगों से जा रहा है। तो ये पूरे जो मतलब, और इस तरह से जैसे कपास का फूल की कोई महत्व नहीं है, उसको तुम पहन कर चलते हो, शर्ट किस दर्जी ने बनाया। मतलब हम इतने कृतज्ञ टाइप के प्रजाति होते जा रहे हैं कि जिनके प्रति हमको आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनको जिनका हम अपने समाज में हमें महत्व स्वीकार करना चाहिए, हम उनसे ही बिल्कुल, हाँ, शुक्रगुजार होना चाहिए, हम बिल्कुल उससे ही बेगाने बने रहते हैं। जैसे उन्होंने अपनी कविता में लिखा है कि मैं बहुत ये मतलब रस छंद अलंकार के बारे में नहीं जानता, लेकिन जैसे ही एक कवि दीवार पर लिखता है क, उसका कर दिया जाता है कद्र। मैं इससे ज्यादा कविता के बारे में नहीं जानता। तो कवि होना एक जोखिम भरा काम है कि क्यों ऐसा होता है कि कोई सच लिख रहा है तो उसका कत्ल हो जा रहा है। क्यों ऐसा होता है कि कोई मतलब अगर कोई कवि सच होने की कोशिश कर रहा है तो उसको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल केदारनाथ सिंह, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं चाहता था आप केदारनाथ सिंह को पढ़ें कि आप उन चीजों को पकड़ पाएंगे
जो आज के समय में चल रहे हैं। केदारनाथ सिंह मतलब एकदम उस मतलब जो लहजा है, जो कविता करने का ढंग है, उसका बहुत कुछ विस्थापन से भी जुड़ा हुआ है। जो 47 की याद करते हुए भी उनको उनकी कुछ कविताएं हैं। कभी कभी तो आप अगर ध्यान से देखें तो मतलब कि आप ये मान देखेंगे कि भोजपुरी और हिंदी के साथ मतलब उसका जो भाषा का एक अंतर संबंध होता है, या एक ये जो नगर और शहर के बीच का जो द्वंद्व है, उसी में कहीं केदारनाथ सिंह जो है वो मौजूद है। केदारनाथ सिंह न कभी पूरी तरह से नगर के हो पाए, और चूंकि गांव छूट गया था तो आप गांव के भी नहीं होते, क्योंकि कहा ऐसा भी कहा था कि 20 साल अगर आप किसी शहर में रह लें तो फिर आप किसी दूसरे शहर के नहीं रहते, वो शहर फिर आपसे छूट जाता है। तो केदारनाथ सिंह दिल्ली जाने के बाद लगातार उनकी ये पीड़ा रही कि उनका गांव जो है उनसे छूट रहा है, और वो आना जाना उनका लगा रहा, कविताओं में भी उनका गांव आता रहा। पर उनको पता था कि वो जिस तरह से वो, जैसे मैंने पहले बताया कि ये संवाद बिल्कुल एक तरफा है, कि नगर का बहुत कुछ गांव तो पहुंच रहा है, शहर का बहुत कुछ गांव तो पहुंच रहा है, पर गांव का बहुत कुछ शहर नहीं आ पा रहा। और केदारनाथ सिंह का जो लहजा है वो बहुत मतलब तरीका जो है वो बहुत कोमल तरीके से अपनी बात कहते हैं। कभी भी किसी चीज के लिए जोर से नहीं कहते, अपनी बात को मनवाना अगर वो मनवाने के लहजे में कविता नहीं करते, बिल्कुल सहज ढंग से कहते हैं। मतलब इतना सहज है कि उनकी कविता है आना, तो जैसे कविता शुरू ही होती है कि आना जब समय मिले, जब समय नहीं मिले तब भी आना। और फिर उसके बाद कविता आगे बढ़ती है कि आना जैसे हाथों में धीरे धीरे आता है जांगर। जांगर मतलब ताकत, मतलब हाथ में भी किसी के हाथ थामने की, पिता की, माँ का हाथ थामने की, या कलम थामने की। एक ही दिन में तो ताकत आ नहीं जाती है, बचपन से हम जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं वैसे वैसे ताकत आती है हाथ में। तो उस तरह से आना, जिस तरह से हाथों में धीरे धीरे आता है जाकर, जैसे धीमे धीमे आती है चूल्हे में आंच, ऐसे ही कुछ है कि चूल्हा जैसे धीरे धीरे मतलब जलता है, अचानक से भभक के नहीं जलता। वो गैस वाला चूल्हा नहीं, वो जो पहले घर में लकड़ी का चूल्हा होता था, कि उस तरह से आना। और वो फिर ये बताते जाते हैं कि आना जैसे बारिश के बाद बबूल में उगाते हैं नए नए कांटे, क्योंकि बबूल में, बबूल जो पेड़ है वो एक मरुस्थल में भी एक उम्मीद का प्रतीक है। पर अंत में वो कहते हैं कि आना जैसे मंगल के बाद आता है बुध। मतलब तुम्हारा आना इतना सहज हो कि मंगल के बाद जब बुध आता है तो कोई सवाल ही नहीं करता। जैसे हम मान के चलते हैं कि ये तो अवश्यंभावी है, ये तो मतलब एकदम निहायत ही नैसर्गिक है कि आना ही है। मंगल के बाद बुध नहीं आएगा तो क्या आएगा? कभी हम ये सोच भी नहीं सकते कि मंगल के बाद बृहस्पति आने वाला है, मंगल के बाद बुध ही आएगा। तो किसी का आना, और वहां आना मतलब जो आपसे प्यार करता है उसका आना इस तरह से इतना सहज। क्या हम ऐसा समाज, मतलब यही है कि हमें ऐसा समाज बनाना है कि कोई अगर आना चाहे तो उसी सहजता से आ सके, और अगर नहीं आ सकता तो इसीलिए जाना कविता में वो जाने देते हैं। जब वो कहते हैं मैं जा रही हूँ, उसने कहा जाओ मैंने उत्तर दिया, यह जानते हुए भी कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। तो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि पहली बार कोई स्त्री जो है वो अपने मन से कोई निर्णय ले रही है जाने का, तो अगर वो उसको रोकते हैं, ये जानते हुए भी कि उसके जाने के बाद वो उनकी दुनिया वैसी नहीं रह जाएगी जैसी अभी है, पर उसको रोकने से भी एक बेहतर दुनिया का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहली बार मतलब ये प्यार ही है जो कि स्त्री को निर्णय लेने का अधिकार देता है, और वो इस निर्णय पर पहुंची है कि वो ये कह सके कि मैं जा रही हूँ। कहाँ स्त्री को ये कहने का हक होता है हमारे समाज में? कहाँ कह पाती है स्त्रियां? पूरी जिंदगी मतलब इस कहने के इंतजार में उनका जीवन एक घर में बीत जाता है। तो अगर ऐसा कोई कह रहा है तो उसको जाने देना चाहिए। तो ये केदारनाथ सिंह की कवि मतलब एक अप्रोच है। मतलब वो कहते हैं कि जैसे दाने से अलग किया, तुमने मुझे ऐसे संवारा है या बनाया है जैसे दाने से अलग की जाती है छीमी, छीमियों से अलग किया जाता है दाना, वैसे तुमने मुझे अलगाया है, मतलब मुझे बनाया है। और ये भी उनकी कविता है कि तुम्हारे हाथ को अपने हाथ में लेते हुए मैंने महसूस किया या सोचा कि दुनिया को इस हाथ की तरह गर्म होना चाहिए। तो ये जो एक कवि है जो अपने प्यार को इतने एकदम गहराई से अनुभव करता है, वही किसी को जाने दे सकता है। और 1972 में लिखी हुई कविता है शायद जाना,
तो आज से आप समझिए कितने साल पहले ये कविता है, और उसके बाद कितने स्त्रियों ने जाने का निर्णय लिया, लेकिन क्या उनको जाने दिया गया? ये भी एक पहलू है सोचने का। पर एक कवि जो होता है वो दूर की देखता है, वो एक लोकतांत्रिक समाज का समर्थक होता है। तो इसीलिए आना भी इतना ही सहज हो जितना, अगर मंगल के बाद बुध की तरह आना सहज हो, तो जाने देना भी इतना ही सहज होना चाहिए। तभी जो है रिश्ते बचे ना बचे, कम से कम मानवीयता, इंसानियत बची रहेगी, या रिश्ता जो है अगला जो जहाँ बनेगा वो बेहतर तरीके से बन पाएगा, पनप पाएगा। तो एक कवि का जितना इतना बड़ा जिसका मन, जो इतना एक बड़ी दृष्टि रखता हो, निश्चित रूप से वो एक महत्वपूर्ण कवि है। तो इसीलिए हमारे समय का, हमारे समकालीन समय का आप देखेंगे कि केदारनाथ सिंह जो है बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, और इस महत्वपूर्ण होते हुए उनको कई पुरस्कार मिले अपने जीवन में। मतलब शायद ही कोई ऐसा कविता का पुरस्कार हो जो उनको ना मिला हो। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद पारितोषिक, और भी कुमार आशांत प्रकाश, और भी शारदा, पता नहीं 10-15 तरह के ऐसे सम्मान होंगे जो उनको मिला होगा। और लेकिन एक व्यक्ति के तौर पे भी उनमें काफी उदारता थी, और बहुत बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनकी कविता है, उसका एक अंश है कि और एक दिन देखता हूँ कि नाम पुकारते हुए सामने से आ रहे हैं मंच और माइक, पुष्प गुच्छ और पुरस्कार। मेरा नाम पुकारते हुए सामने से आ रहे हैं, और एक दिन देखता हूँ कि नाम पुकारते हुए सामने से आ रहे हैं मंच और माइक, पुष्प गुच्छ और पुरस्कार। और जब अलंकृत होकर उतर रहा था नीचे, यानी जब सम्मान कर दिया गया, पुष्प गुच्छ दे दिया गया है ना, पुरस्कार दे दिया गया, और जब अलंकृत होकर उतर रहा था नीचे, तो लगा कोई कान में बुदबुदा रहा है, कवि जी यह कैसा मंच है, शब्दों का यह कैसा उत्सव, जहां प्यार की एक ही तुक है, पुरस्कार। तो ये इस कविता को लिखे जाने का जो मकसद, पता नहीं क्या, पर इतना तो समझ में आता ही है कि ये सारे जो चीजें हैं वो समझ रहे थे इस राजनीति को। बहुत बार ये कहा जाता है कि किसी कवि को अगर उसकी कविता को अगर चुप करवाना तो उसको पुरस्कार दे दो। पर केदारनाथ सिंह ये समझते थे कि पुरस्कार जो है वो अल्टीमेट जो है सम्मान एक कवि का नहीं है, क्योंकि एक कवि का काम जो है वो, मतलब उसका काम जो है वो प्यार को फैलाना है। जहां तक उसकी आवाज पहुंचे वो वहां तक उस प्यार को पहुंचाना चाहता है। पता नहीं, मुझे एक शेर भी अब याद नहीं आ रहा, उसकी दूसरी पंक्ति ये है कि हमारा हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हाँ, कि उनका जो काम है अहले सियासत जाने, और वो क्या करना चाहते हैं वो राजनीति वाले जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो एक कवि का भी हमेशा जो पैगाम होता है वो यही होता है कि वो बराबरी और समानता और सौहार्द, और समाज की जो में जो भी समस्याएं हैं उससे वो लोगों को समस्याओं से बचा सके, और एक समानता का माहौल, मतलब अपने समाज में वो अपने कविताओं के माध्यम से अगर ऐसा कोई हस्तक्षेप कर पाता है तो ये बहुत बड़ी बात। क्योंकि इतनी बारीक नजर थी केदारनाथ सिंह की कि एक कविता है उनकी कि और बंधु कितना बदल बदल जाता है सब कुछ, और बंधु कितना बदल जाता है सब कुछ, यहाँ तक कि मंजन का स्वाद भी सिर्फ यह कहने से कि आज बुध नहीं बृहस्पति है। कि मंजन का स्वाद भी बदल जाता है, अगर आज कहेंगे कि आज बुध नहीं बृहस्पति है तो लोग कहेंगे अरे नहीं, आज ब्रश नहीं करना, आज दत्वन करना है, आज ये दिन है। तो मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो लगातार बदल रही हैं, और कितनी सारी चीजों का हस्तक्षेप हमारी जिंदगी में है। पर जिस चीज का सबसे ज्यादा मतलब जीवन में उन्होंने महत्व दिया, वो अपने गांव को दिया, और गांव को देने का कारण ये था कि वो एक तरह से उस इंसानियत को शहरों में भी देखना चाहते थे जहां लोग सब लोग मिलकर रहते थे। पर गांव जाने पर भी वो फिर देखते हैं कि वो गांव अब रहा नहीं जिस गांव में वो पले बढ़े। तो हर जगह सब कुछ बदल रहा है, और इस बदलते हुए साथ की सच्चाई के साथ हमें बचे रहना है, और साथ में जो बेहतर किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। तो केदारनाथ सिंह की कविता, एक कवि की जो खासियत है वो ये है कि समकालीन समय में जो भी विडंबना थी और जो भी चुनौतियां थी,
उसको उन्होंने बहुत अच्छे से समझा। और यही है उनकी एक कविता है नाम। वो कहते हैं, नाम कमाने की धुन में जब यहाँ तक आया तो अचानक पाया कि हर नाम एक घोंसला है जिसमें कोई चिड़िया अंडा नहीं देती। मतलब कोई मतलब नहीं है कि नाम कमाना है, नाम कमाना है, किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। तो कहा कि हर नाम एक घोंसला है जिसमें कोई चिड़िया अंडा नहीं देती, और घोंसला का क्या महत्व अगर उसमें चिड़िया अंडा नहीं देती। तो अंडे वाला घोंसला बनना है, नाम हो चाहे नहीं, कोई पहचाने न पहचाने, मतलब अपना काम करना है, जो चीज आप हैं उसकी महत्ता रहे, उसका महत्व जो है उसको स्वीकार किया जा सके, वो बना रहे, मतलब आप में अंदर इंसानियत बनी रहे। इसलिए उनकी चिंता नूर मियाँ की है, इसलिए कपास के फूल की चिंता करते हैं, इसलिए हिंदी और ये जो भोजपुरी का जो द्वंद है उसकी उसकी चिंता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है केदारनाथ सिंह की। और देखेंगे कल बाघ कविता पे थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि बाघ जो है वो 20-21 कविताओं का ये है, और माना जाता है कि समकालीन हिंदी कविता का जो सबसे लंबी कविताएं हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण कविता में से एक है। तो बाघ में जो है वो बाघ के कई रूप हैं, एक नया 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 बिंब है, नया नया उसका प्रतीक है, और हर बार बाघ जो है वो बदल जाता है। तो जितना संभव हो पाएगा हम कल बाघ पे चर्चा करेंगे। बाकी जो एक कवि मुक्तिबोध केदारनाथ सिंह के बाद मुक्तिबोध पढ़ेंगे, और आगे जो है वो अवनीश सर ने कहा है कि वो पढ़ाएंगे, तो फिर 6 कवि इसका खत्म हो जाएगा। तो ये पेपर आपका आज कौन सा दिन है, इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह सोम या मंगलवार तक ये पेपर आपका खत्म हो जाएगा। तो ये एक बार पूरा खत्म करने के बाद ही फिर हम दूसरे पेपर में चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, किसी को कुछ कहना है? सर रोल नंबर सर। अरे एक स्क्रीनशॉट ले लो ना, सबका सब सर सब प्रेजेंट है। शंकर सर। ठीक ठीक है शंकर, सब प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा सर। मतलब जो आ गया तो प्रेजेंट ही है ना, कोई बात नहीं है, पढ़ना महत्वपूर्ण है जी, मेरे यहाँ अटेंडेंस की दिक्कत नहीं। अच्छा सर, ठीक ठीक ओके। ठीक है, ठीक है तब। अच्छा कल फिर चार, हाँ बोलो। अच्छी बात थी कि मतलब जो भी कविताएं हैं वो